60 मिनट की शानदार हॉकी, जहां पर पहले क्वार्टर के बाद भारत 1-0 अप, सेकेंड क्वार्टर के बाद 2-0 अप, थर्ड क्वार्टर के बाद 3-0 अप और चौथे क्वार्टर की समाप्ति के बाद भारत ने अंतिम लीग मुकाबले में 6-0 से जापान को शिकस्त दी है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स। मैं हूं अमित अरोड़ा और हॉकी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हेमंत रस्तोगी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। स्वागत है आपका। धन्यवाद। शानदार डोमिनेंट जीत भारत की, बेहद शानदार। मतलब इस तरीके की जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि जिस तरीके से जापान इस टूर्नामेंट में खेलता आ रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम लोगों को अच्छी टक्कर मिलेगी। और जिस तरीके का पास्ट रहा है पिछले 2-3 सालों में जापान का, हालांकि ये स्कोर लाइन बहुत ऐसा दिखा रही है कि भारत ने बिल्कुल एक तरफा अंदाज में मुकाबला जीता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जापान ने अच्छा खेल दिखाया है। जापान का पोजीशन भी आपने देखा होगा 42% रहा, उनके सर्कल पेनिट्रेशन भी 13 बार उन्होंने भारतीय गोल पर धावा बोला, लेकिन उनकी तरफ से गोल नहीं आया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप जितना भी अच्छा खेलिए, जितना भी अच्छा स्किल वर्क दिखाइए, सब करिए, लेकिन जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल आपने सही कहा हेमंत कि जापान ने भी अग्रेसिव हॉकी खेली और कुल मिलाकर उनके पास 5 ऐसे अवसर आए जहां पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन कर सकते थे, लेकिन एक बार भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। भारत के पास 4 पेनल्टी कॉर्नर आए और 2 कन्वर्ट किए। बिल्कुल, पेनल्टी कॉर्नर आज के हॉकी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गए हैं। आपने देखा होगा कि यूरोपियंस टीम हो या ऑस्ट्रेलियंस हो, वो पेनल्टी कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करें और उसको गोल में कन्वर्ट करें। जापान के पास भी अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स हैं, लेकिन कल बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको कई सारे पेनल्टी कॉर्नर मिले। एक दफ़ा तो लगातार 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन एक भी गोल नहीं कर पाए। आज भी उनको 5 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, लेकिन एक भी गोल नहीं कर पाए। इसलिए सूरज कारकेरा सही मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल सही। पेनल्टी कॉर्नर की जब आपने बात की है, 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले, 2 मौके तो बिल्कुल साफ तौर पर गोल करने के आए थे, फील्ड गोल करने के जापान के पास, लेकिन एक भी गोल वो नहीं कन्वर्ट। ये सारा का सारा सूरज करकेरा ने जो शानदार गोल कीपिंग दिखाई है। एक तो बहुत ही शानदार अटेम्प्ट था जब केंटो टनाका जो कप्तान है जापान के, उन्होंने थर्ड क्वार्टर में जो उन्होंने बैक स्टिक से जो फर्स्ट टाइमर मारा था और उसको क्या बखूबी पैड से करकेरा ने रोका। मुझे लगता था कि वो गोल हो गया, लेकिन बहुत शानदार बचाव था। शायद तभी उनको करकेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। तो पीआर श्रीजेश की हमें इतनी आदत पड़ गई है और हमें वो ब्रॉन्ज मेडल मैच भी याद है जहां अंतिम समय में भी उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर बचाया था। श्रीजेश फोन करके क्या कहेंगे सूरज को? बिल्कुल, देखिए श्रीजेश की तो बधाई मिलेगी और श्रीजेश का लगातार मार्गदर्शन इन दोनों को मिलता रहा है। कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा लगातार श्रीजेश के साथ कैंप में रहे हैं और वो एक बड़े भाई और बड़े मेंटर होने के नाते लगातार इन दोनों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कहना होगा कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हाथों में है, क्योंकि अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है गोलकीपिंग में भारत के पास। जी, तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के युवा गोलकीपर सूरज करकेरा की, जो कि आज जो भारत ने जापान के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेला है उसमें मैन ऑफ द मैच रहे। आइए मैच समरी पे नजर डालें कि आखिरकार भारत ने किस तरह से 3 और पॉइंट्स अर्जित किए। हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे था। हरमनप्रीत सिंह ने पहला गोल किया पेनल्टी कन्वर्ट करके, और फिर दिलप्रीत सिंह जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक जमाई थी, उन्होंने एक गोल किया। हालांकि हाफ टाइम में ग्रैहम रीड कोच कह रहे थे कि 2-0 की लीड बहुत कम है, तो फुल टाइम में 6-0 की लीड हो गई। हरमनप्रीत ने तीसरा और फिर सुमित ने चौथा। हरमनप्रीत ने 5वां गोल किया, जो कि टूर्नामेंट में उनका 6ठा गोल था। वो टॉप गोल स्कोरर हैं और 6ठा गोल शमशेर सिंह की हॉकी स्टिक से आया। एक एक करके सारे गोल लूंगा। सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार टूर्नामेंट रहा है उनका कन्वर्जन लगभग 100% या 90% के करीब रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आपके पास अगर ऐसा ड्रैग फ्लिकर हो कि आपको पेनल्टी कॉर्नर मिले और आपको पता लग जाए कि नहीं अब तो गोल होने ही वाला है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हरमनप्रीत ने अपनी भूमिका को, अब वो सीनियर प्लेयर हैं और रुपिंदर पाल सिंह जो सीनियर प्लेयर थे वो संन्यास ले चुके हैं, तो अब वो सेकंड
उसकी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, अब वो मुख्य भूमिका में है ड्रैग फ्लिकर की, और वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से उनका ड्रैग फ्लिक में ताकत रहती है और किस तरीके से उसका प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ही दोनों चीज़ें जो अगर आप मिल जाएं साथ में पेनल्टी कॉर्नर में तो गोल निश्चित है। तो वही दिखाया है हरमनप्रीत जी। तो आज 6 गोलों में 2 गोल तो हरमनप्रीत ने किए और टूर्नामेंट में उनके 6 गोल हो गए हैं। टॉप गोल स्कोरर नंबर 2 पर है दिलप्रीत सिंह, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक जमाई थी। आज जो दूसरा गोल भारत ने किया, जो कि सेकंड क्वार्टर में आया, वो दिलप्रीत सिंह ने किया था। फील्ड गोल था ये। बिल्कुल, दिलप्रीत ने बांग्लादेश के खिलाफ भी 3 गोल किए थे और आज भी उनकी स्टिक से 1 गोल निकला। लेकिन अमित, मैं एक और बात कहूँगा कि ये जो 4 फील्ड गोल आए हैं, ये 6 गोल टोटल हुए हैं। एक खिलाड़ी का नाम हमको जरूर लेना होगा, वो है शिलानंद लाकड़ा। उन्होंने कोई गोल तो नहीं किया है, लेकिन 3 फील्ड गोल में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उन्होंने असिस्ट किया था, जिस तरीके से मूव बनाए थे उन्होंने और पासेस दिए जा करके अंतिम क्षणों में, उसमें वो गोल में भूमिका निभाई उन्होंने। तो उनका खेल बहुत बेहतरीन रहा। इस वजह से ही दिलप्रीत, सुमित और उनकी गोल भारत के हुए फील्ड। और जर्मनप्रीत ने जो गोल किया और फिर जो छठा गोल शमशेर ने किया, उसका कैसे आंकलन करेंगे? बहुत शानदार था जर्मनप्रीत का गोल। मुझे लगता है कि पूरे मैच का मुझे सबसे अच्छा गोल लगा। फर्स्ट टाइमर था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से रिवर्स हिट उन्होंने लिया और वो फर्स्ट टाइमर था। वो जापानी गोलकीपर भी एकदम हतप्रभ रह गए होंगे कि कैसा ब्लाइंडर उनके सामने आया और वो एकदम सीधे नेट। और जब वो गोल हुआ तो जापान ने वीडियो रेफरल भी लिया। बिल्कुल, जो वो हार गया तो लूज कर गया। कितने वीडियो रेफरल्स रहते हैं टीम के पास और कैसे देखते हैं आप उस रेफरल को? देखिए, वीडियो रेफरल तो एक ही मिलता है किसी भी टीम को पूरे मैच में, और एक ही वीडियो रेफरल रहता है। अगर आप उसको रिटेन करते जाते हैं, वो सक्सेसफुल होता जाता है तो वो बना रहता है। अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर वो चला जाता है। लेकिन अंपायर के पास ये विकल्प मौजूद रहता है कि वो कितने भी रेफरल ले सकते हैं। जी। तो अब जब अपने चारों लीग मुकाबले भारत ने खेल लिए हैं, तो 3 जीत, 9 अंक और 1 ड्रॉ, तो आप कहेंगे कन्विंसिंग एक स्टैंडिंग, टॉप स्टैंडिंग लीग स्टेज पर? बिल्कुल कन्विंसिंग है। और कोरिया के खिलाफ जिस तरीके से हमने 2-2 से ड्रॉ खेला था, उसके बाद भारतीय टीम जाग गई होगी सोते हुए से। उसका वो प्रदर्शन देखने को अब मिला है। 9-0 बांग्लादेश, 6-0 जापान और 3-1 पाकिस्तान। और क्या चाहिए आपको इस जैसे टूर्नामेंट में अभी? लेकिन मुझे लगता है कि राउंड रॉबिन लीग तो क्लियर कर लिया है भारत ने। अब सेमीफाइनल, अब नॉकआउट स्टेज आ गई है। सेमीफाइनल और फाइनल में अभी भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने रखी हुई है। मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में हॉकी खेल रहा है, वो अपने खिताब को बरकरार रखने में सक्षम होगा। क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है लीग में, साउथ कोरिया 2 पे ही रहेगा। 3 और 4 में अभी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अभी एक मुकाबला लीग का बाकी है, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को काफ़ी बड़े अंतर से बांग्लादेश को हराना होगा, और वो मुझे लगता है कि वो हरा भी देंगे, क्योंकि वो कई बार कमज़ोर टीमों के खिलाफ अपनी जिसे कहते हैं भड़ास निकालते हैं ना, तो वो उस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। वो कई सारे गोल इकट्ठे मार देते हैं, कई ज़्यादा गोल मार देते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गोल करेगा पाकिस्तान। ऊपर से जापान जो 6 गोल खा गया, ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण माइनस में चला गया जापान। बिल्कुल माइनस में चला गया, -1 में चला गया। तो अब 2 ही गोल चाहिए पाकिस्तान को नंबर 3 पे आने के लिए। अगर पाकिस्तान नंबर 4 पे रहता तो सेमीफाइनल में हम खेलते, लेकिन अब हमारा शायद जापान से ही सेमीफाइनल में मुकाबला होगा। जी, आइए एक नजर डालते हैं राउंड रॉबिन लीग के बाद जो आज मुकाबला हुआ है भारत बनाम जापान, इसके बाद पूल स्टैंडिंग्स किस प्रकार हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 3 जीते हैं। तो 3 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। ये 2 में 1 और जोड़ दीजिए आज जापान का, तो टोटल पॉइंट्स 10 है। और दक्षिण कोरिया दूसरे पायदान पर है, उसने भी अपने 4 मुकाबले पूरे खेल लिए थे बीते कल तक। और तीसरे और चौथे पायदान पर अभी देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अंतिम लीग मुकाबला खेलना है बांग्लादेश के साथ। तो कुल मिलाकर आज लीग जो स्टेज है वो संपन्न हो जाएगी। एक दिन का विश्राम है, 21 को फिर 2 सेमीफाइनल और 22 को ब्रोंज मेडल भी है और फाइनल भी है। बिल्कुल, देखिए इन दोनों मुकाबलों की प्रतीक्षा रहेगी सभी भारतीय हॉकी प्रेमियों को, और महत्वपूर्ण मैच होंगे। हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हो जाए।
देखते हैं क्या होता है, लेकिन टूर्नामेंट अभी तक भारत के लिए बहुत शानदार गया है। और आपको लगता है ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अच्छा एक शुरुआत है, आप अगर एक टूर्नामेंट खेलते हैं और सेमीफाइनल फाइनल में अपनी हाजिरी दर्ज करते हैं तो वो जो मोमेंटम है वो आगे बढ़ेगा भारत के लिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अमित। मोमेंटम बना रहना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इस टूर्नामेंट में खुदा न खास्ता कोई डिबैकल हो जाए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए अभी तक का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, तो वो मोमेंटम बना रहेगा तो इनके मनोबल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे आने वाला साल बहुत महत्वपूर्ण है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो वहाँ एशियन गेम्स तो बेहद महत्वपूर्ण है। वहाँ अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो तो सीधे पेरिस ओलंपिक का टिकट पा जाओगे। और डिफेंडिंग चैंपियन जापानी था जिसको आज हराया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बेंच स्ट्रेंथ भी चेक हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बेंच स्ट्रेंथ चेक हो रही है और अच्छा जूनियर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। तो चलिए, आज जो आपने आंकलन किया है उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो अब हम सबको इंतजार रहेगा कि आज जब पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का मुकाबला होगा तो लीग में फाइनल स्टैंडिंग्स क्या रहेंगी, 3 और 4 पर कौन आता है। याद रखिए भारत पहले स्थान पर है, तो वो चौथी पायदान की टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगा और दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली जो टीमें हैं वो दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगी, जो कि 21 तारीख को होगा और फिर फाइनल मुकाबला 22 को। उम्मीद है कि आप एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आनंद दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर लेते रहेंगे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।